हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बनानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन का जो हमारा लास्ट लेक्चर है, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंजंक्शंस। तो आज हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं और इसके साथ साथ ही क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आया है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और आज की जो प्रेपोजिशंस हैं उन्हें। तो इनमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी कि जिसमें आपने आज से पहले कई बार गलती की होगी या कभी कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा कि हम किस सेंस में कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। और अब से क्या होने लग जाएगा, जब भी आप अपनी बुक को रीड करेंगे या जब भी आप कभी कोई आंसर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये यूज़ होने वाले जो प्रेपोजिशंस हैं वो आपको बताएंगी कि ये किस सेंस में यूज हो रहा है और आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो आज की जो प्रेपोजिशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और साथ ही साथ जब आप रीड करते हैं तो उस टाइम पर आपको ये प्रेपोजिशन से समझ में आ जाता है कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ किस पोजिशन में है या किस मोमेंट में किस जगह पर जा रही है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अक्रॉस, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, टूवर्ड्स एंड थ्रू। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं वो है कौन सा, बाय एंड विथ। किसको किस सेंस में कब यूज करते हैं इसके डिफरेंस को समझेंगे और इसके बाद इनके यूज देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स क्या होता है उसको समझने के लिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अक्रॉस कैसे यूज करते हैं। तो अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है पहले उसको समझो कि कैसे यूज करते हैं। जब कोई चीज, जब कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते जाता है, एक चीज को पार करते हुए जाता है, उसके लिए हम अक्रॉस यूज करते हैं। जैसे ये गर्ल है यहाँ पर, ठीक है, यहां कोई चीज है, जैसे कि मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और इस तरफ क्या है, इस गर्ल का स्कूल है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी पुअर है बट मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से अगर समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये गर्ल जो है इसे स्कूल जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस सड़क को पार करना पड़ेगा, इस रोड को उसको पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा स्कूल सड़क के उस पार है। ठीक है, तो अब सड़क के उस पार है तो इसको जाना पड़ेगा, इस गर्ल को यहाँ से वॉक करते हुए जाना पड़ेगा या जैसे भी इसको जाना पड़ेगा, तो ये सड़क इसको पार करनी पड़ेगी। तो जब भी हम पार करने के सेंस में लेते हैं या किसी एक जगह से दूसरी साइड की तरफ जब जाते हैं, वन साइड से दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, अक्रॉस। ठीक है, अदर पॉइंट पर, अदर जगह पर जब भी हम जाते हैं तो अक्रॉस को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये गर्ल जो है जब यहाँ से इस स्कूल की तरफ आएगी तो यहाँ पर ये पार करना है, जो ये रोड पार कर रही है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे हम समझते हैं कि ये कैसे यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है, ही वेंट अक्रॉस द रिवर। वह कैसे गया, वह गया नदी को पार करके। तो यहां से नदी को पार किया गया मीन्स यहाँ पे वो कोई खड़ा होगा, इधर रिवर होगी और इस रिवर को पार करके वो कहीं गया होगा। नेक्स्ट, आई वॉक्ड अक्रॉस द रोड। अब यहां पर भी कोई व्यक्ति होगा, उसने रोड को क्रॉस करके वॉक किया होगा। तो आई वॉक मतलब मैंने वॉक किया, अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। क्लियर। तो जब भी हम किसी चीज के अक्रॉस के लिए यूज करते हैं तो वो कैसे होगा कि एक चीज होगी, दूसरी होगी और वहां एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस को यूज करते हुए अपने सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे कि एक और सेंटेंस अगर ले, जैसे मैंने बोल दिया, देयर इज अ पेट्रोल पंप, देयर इज अ पेट्रोल पंप अक्रॉस द रोड। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या हुआ? अब आप क्या बोलना चाहते हो कि वहां पर पेट्रोल पंप है, यानी कि रोड के उस पार क्या है? पेट्रोल पंप है, यानी रोड के जो ऑपोजिट साइड है। अब अगर आप ये बोलना चाहते हो कि भाई पेट्रोल पंप उस साइड है, रोड के उस पार है, तो आप कैसे बोलोगे? आप उस पार के लिए क्या यूज कर रहे हो? अक्रॉस यूज कर रहे हो, यानी कि ये पेट्रोल पंप होगा, ये रोड है और आप खड़े हो और आप बोल रहे हो रोड के उस पार क्या है? पेट्रोल पंप है। क्लियर? तो रोड के ऑपोजिट साइड पर है। तो जब भी कभी हम इस तरह से यूज करते हैं तो हम ये बोलते हैं, मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है, रोड है और रोड के उस साइड आपका फ्रेंड खड़ा है, तो अब आप क्या बोलोगे? माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मेरा फ्रेंड जो है वो रोड के उस पार खड़ा है। तो जब कभी आप किसी एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाने के लिए, या जब भी इस सेंस में बोलते हो कि वो अदर साइड पर खड़ा है, बहुत अच्छा वर्ड आप इसके लिए यूज कर लेना, अदर साइड। अदर साइड के लिए आप जब भी यूज करोगे, एक साइड से दूसरी साइड के लिए जब भी यूज करोगे, तो आप क्या यूज करेंगे? अक्रॉस यूज करेंगे। आई होप आपको अक्रॉस क्लियर हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हैं और उस चीज को पार करते हुए जाते हैं तो अक्रॉस को यूज करते हैं। और इसके साथ एक और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, वो आगे के टॉपिक में क्लियर होगा। जब आने वाले थोड़े से और टॉपिक आएंगे वहां पर मैं आपको एक और प्रेपोजिशन जो है उसमें और इसमें जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो क्लियर वहां पर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी बिसाइड। ठीक है, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में, आपके जस्ट बगल में, आपके साथ जब किसी की बात की जाती है तो उसके लिए बिसाइड यूज किया जाता है, या सिंपल वर्ड्स में बोले तो नेक्स्ट टू। ठीक है, जब भी हम किसी चीज की बगल की बात करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड। इसको हम बगल में या पास में भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखो, एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है? द कार बिसाइड द साइकिल इज माइन। बिसाइड द साइकिल, ठीक है, बिसाइड द साइकिल, साइकिल के बगल में जो कार है वो किसकी है? मेरी है। तो यहाँ क्या है? साइकिल के बगल में, साइकिल के जस्ट पास, यानी यहाँ पर साइकिल होगी, यहाँ पर कार है, और साइकिल के पास में जो कार है वो कौन है? कौन सी किसकी है? मेरी है। अब आप खड़े हो और आप बताना चाहते हो किसी को कि उसके पास में जो है ना वो चीज मेरी है, तब हम किसको यूज करते हैं? बिसाइड को यूज करते हैं। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द शॉप। वो क्या है? वो खड़ा है बिसाइड द शॉप, शॉप के पास में, शॉप के बगल में वो खड़ा है, तो तब हम बिसाइड को यूज कर रहे हैं। आई विल ऑलवेज बी बिसाइड यू। मैं हमेशा क्या रहूंगा? तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे बगल में खड़ा रहूंगा। तो यहाँ पर बिसाइड यू, तुम्हारी बगल में हमेशा खड़ा रहूंगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो जब कभी किसी के सेंस में इस तरह से बात की जाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बगल में हूं, जस्ट तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, उसके लिए हम जब यूज करते हैं, मतलब साथ देने के संबंध में जब यूज करते हैं तो हम बिसाइड को यूज करते हैं। अब इसके साथ एक छोटी सी गलती हो जाती है कई बार, और वो क्या हो जाती है? वो ये हो जाती है कि हम कई बार बिसाइड में बिसाइड्स लगा देते हैं और लगता है कि ये तो ठीक ही है, बिसाइड में ऐसे तो लग गया, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिसाइड में हम किसी के पास में, इस तरह से बगल में बात करते हैं, जबकि बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड्स का मीनिंग होता है अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा में जब बात करते हैं। तो देखो कितना अलग ही हो गया, इसका सेंस तो अलग हो गया, इसका सेंस अलग ही हो गया। एक सेंटेंस इसको समझ लेते हैं जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, मोहन डांस्ड बिसाइड रोहन। ठीक है, मोहन डांस्ड बिसाइड रोहन। अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है? कि मोहन नाचा किसके? राम के, क्या सॉरी, रोहन के बगल में। क्लियर? अब इस सेंटेंस में मैं अगर बिसाइड लगा दूंगी तो इसका सेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्या होगा? यहां हो जाएगा, मोहन हैज मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स रोहन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां मैंने बिसाइड लगाया था, इसका मतलब था कि मोहन जो है नाचा कहां? रोहन के
पास में, रोहन के बगल में। बट यहां पर क्या हो गया, यहां पर बिसाइड्स लगाने के सेंस में क्या निकल रहा है कि मोहन के बहुत सारे फ्रेंड्स है, किसके, रोहन के अतिरिक्त, यानी रोहन के अलावा भी जो है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मोहन के। तो बिसाइड किसके लिए यूज किया जाता है, किसी चीज के पास के लिए, किसी चीज के नेक्स्ट के संबंध में। और बिसाइड्स को यूज किया जाता है एक्स्ट्रा में या अतिरिक्त में, कि भाई उसके और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मोहन के, सिर्फ रोहन के अतिरिक्त क्या है, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, मोहन नाचा बिसाइड्स रोहन, रोहन के बगल में मोहन नाचा, ऐसा बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि बिसाइड और बिसाइड्स को किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, एक कोई चीज है, उसके सामने अगर कोई चीज पड़ी है, जैसे मैं हूं, मेरे सामने कैमरा है, तो मेरे फ्रंट ऑफ यानी मेरे बिल्कुल जस्ट सामने है। तो जब कोई चीज आपके सामने होती है उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ को यूज करते हैं। जैसे क्या दे रखा है, ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसने पार्क की कार कहां, मेरे घर के सामने। तो के सामने के सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आई हैव अ पुल इन फ्रंट ऑफ माई फार्म हाउस, मेरे पास क्या है, पुल है, मेरे फार्म हाउस के जस्ट सामने मेरे एक पुल है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये भी क्या है, फार्म हाउस है, ये आपका फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस के सामने ही पुल है। ही वॉज नर्वस इन फ्रंट ऑफ मी, वो नर्वस होता है किसके सामने, मेरे सामने। तो ये भी हम क्या बता रहे हैं कि ये भी मेरे सामने हो रहा है, यानी जो भी चीज किसी चीज के सामने घटित हो रही है उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ आप अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और उसका मीनिंग होता है जब आप कोई चीज़ जो है किसी सामने के संबंध में बता रहे हो, वो चीज़ जो है आपकी पोजीशन जो है वो कहाँ है, सामने के सेंस में, तब हम इन फ्रंट ऑफ को यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का जस्ट ऑपोजिट होता है बिहाइंड। तो बिहाइंड कब यूज़ किया जाता है, जब हम पीछे के सेंस में यूज़ करते हैं। बट बिहाइंड इस तरह से यूज़ किया जाता है कि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। बिहाइंड, अब आपको ऐसा लगता होगा बैक भी तो है, लेकिन नहीं, बिहाइंड जो है एज अ प्रेपोजिशन यूज होती है और जहां आप देखते नहीं हो, वो चीज आपको नहीं दिख रही है, उसके सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर दीवार है और आप इसके पीछे खड़े हो यहाँ, तब आप बिहाइंड को यूज करोगे। कैसे, ही पार्क्ड हिज कार बिहाइंड माई कार, उसने क्या किया, मेरी जो उसने पार्क की है कार, वो मेरी कार के पीछे की तरफ की है। तो बिहाइंड हम कैसे यूज करते हैं, पीछे के सेंस में यूज करते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आई हैव अ पुल बिहाइंड माई हाउस, मेरे जो पुल है वो कहाँ है, मेरे घर के पीछे है। अभी क्या था, घर के फार्म हाउस के सामने था, लेकिन अभी कहाँ है, घर के पीछे है। गो बिहाइंड दैट ट्री, उस ट्री के पीछे जाओ, ऐसा बोला जा रहा है। तो बिहाइंड हमेशा किसके सेंस में यूज किया जाता है, पीछे के सेंस में किया जाता है। वेरी सिंपल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू वर्ड्स। बहुत ज्यादा यूज होता है टू वर्ड्स। तो टू वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, टू वर्ड्स मीन्स कि किसी की और, ठीक है, किसी की और। अब आपको लगता है फ्रंट ऑफ मतलब सामने है, लेकिन जब हम किसी की तरफ की बात करते हैं, किसी तरफ जाने की बात करते हैं, तो हम टू वर्ड्स को यूज करते हैं, की तरफ, ठीक है। टेक 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द पोस्ट एंड स्टैंड देयर, कहाँ चलो, 5 स्टेप्स चलो, किसकी तरफ, पोस्ट ऑफिस की तरफ, यानी ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। आपको इसकी तरफ कितने चलने हैं, 5 स्टेप चलने हैं और फिर यहाँ पर खड़े हो जाना है। तो आप यहाँ हो, आपको बोला जा रहा है यहाँ से इस तरफ जाओ, यानी किसी की तरफ जाने के संबंध में अगर बोला जा रहा है कि उस तरफ जाना है, उसके लिए टू वर्ड्स को यूज करते हैं। दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, वो कहाँ गया, एयरपोर्ट की तरफ गया। एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए मतलब हम किसी चीज के पैरेलल कहीं जाने की बात करते हैं, तो उसके लिए हम टू वर्ड्स को यूज करते हैं। द ट्रेन वॉज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, ट्रेन जो है वो आ रही है स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन है और स्टेशन की तरफ आ रही है। अब आपको यहाँ पे अक्रॉस से थोड़ा सा लग सकता है कि अक्रॉस में भी हम जाते हैं एक जगह से वो दूसरी जगह, वहां पर हम दो चीजों के बीच में मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज के पैरेलल ही दूसरी चीज आ रही है, उसकी तरफ आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दो चीजें हैं और दो के बीच में कोई चीज चल रही है। यहाँ एक स्टेशन है और स्टेशन पर ही ट्रेन आ रही है, तो उसके सेंस में हम अक्रॉस को टू वर्ड्स को यूज करते हैं।
ठीक है। तो टूवर्ड्स हमेशा किसी की तरफ के संबंध में, जब हम एक दिशा में हैं और उसी दिशा में जब हम जाने के संबंध में यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम टूवर्ड्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रेपोजिशन आती है थ्रू। अब थ्रू क्या है ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि मैं अक्रॉस लगाऊं या थ्रू लगाऊं। लेकिन उन दोनों को समझने के लिए आपको मैं एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझाऊंगी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां जैसे मान लो एक घास है, ठीक है, ये घास है और एक यहां पर घास है, ठीक है, ये ग्रास है और ये भी ग्रास है। अब दोनों में क्या है, यहां पर मैंने एक कैट बना दी और एक मैंने यहां कैट बना दी। कुछ ज्यादा बड़ी पूछ बन गई इसकी, ठीक है। एक कैट यहां बना दी और एक कैट मैंने यहां बना दी। यहां पर ग्रास है, यहां पर भी ग्रास है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, जब ये कैट जा रही है, यहां से यहां जा रही है, तो वो क्या करती हुई जा रही है, घास के बीच में से जा रही है ना, घास को पार करते हुए जा रही है। घास है और उस घास में से ऐसे ऐसे करके निकल के जा रही है। तब हम यूज करते हैं क्या, थ्रू, कि किसी चीज में से घुस के निकल के पार होने को हम क्या कहते हैं, थ्रू कहते हैं। जबकि अक्रॉस क्या है कि वो कहीं खड़ी है और वहां से ग्रास से चलती भी जा रही है, मतलब रोड पे होगी या कहीं भी होगी, घर में होगी। अब ग्रास के ऊपर से एक जगह से दूसरी की जगह की तरफ जा रही है, तो तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं अक्रॉस। तो अक्रॉस कब यूज किया जाता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मूवमेंट करते हुए जाते हैं, तब हम यूज करते हैं किसको, अक्रॉस को। जबकि थ्रू को कब यूज करते हैं, थ्रू को हम तब यूज करते हैं जब हम एक चीज से गुजर के, मतलब उस जगह से निकलते हैं, तब हम थ्रू को यूज करते हैं। तो थ्रू मीन्स जब किसी चीज से गुजर के या किसी चीज के अंदर से होके निकलना हो, वहां हम थ्रू यूज करते हैं। एक और सेंटेंस में आपको बता देती हूं, एक और पिक्चर से, कि मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, ये दो बॉक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम कई बार गलती करते हैं। तो प्रेपोजिशन तो हम समझ लेते हैं, सारी चीजें हमको समझ में आ जाती हैं, लेकिन फंसते कहाँ हैं, फंसते हम इन यूजेस में हैं कि कब किसको यूज किया जाता है। और ये वाले जो प्रेपोजिशंस हैं ये आपके एग्जाम में आती हैं और वहां पर आपको समझना होता है कि इसमें सही क्या है, क्योंकि ये गैप फिलिंग में भी आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस को इनकरेक्ट होता है, उसको करेक्ट करना होता है, और वहां पर आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं, वहां आपको इस सेंस में देखना होता है कि किस सेंस में बोला जा रहा है। तो वहां ये सारी चीजें हमको नोट करनी होती है। अब यहाँ देखो क्या है, दो बॉक्स हैं। जब इस दो बॉक्स के बीच ऊपर से निकल के कोई जा रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो कैट जो है यहाँ से जंप करते हुए इधर जा रही है, तब हम किसको यूज करते हैं, अक्रॉस को यूज करते हैं। बट अगर ये बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर से, इस बॉक्स के अंदर से निकल के कैट जा रही है, मतलब बॉक्स था, दो बॉक्स रखे हुए थे, दो बॉक्स के ऊपर से कैट जंप मार के गई, तब तो हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे। लेकिन अब ये एक बॉक्स है और इसके अंदर से बिल्ली घुस के निकल के गई है, कि पूरा फाड़ के बॉक्स को, फटा हुआ था बॉक्स और उसके अंदर से निकल के गई, तब हम यूज करते हैं थ्रू। तो यानी जब हम सराउंडिंग होते हैं किसी के और वहां से हम निकलते हुए, कोई चीज हमको चारों तरफ से घेरे हुई है और हम वहां से निकलते हुए किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब हम थ्रू को यूज करते हैं। और अक्रॉस हम कब यूज करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तब के लिए यूज करते हैं। पार करते हुए जाते हैं, पार करते हुए जाना और गुजर के निकलना अंदर से, वो दोनों में ये डिफरेंस होता है। देखिए क्या है, वी ड्रॉ थ्रू द टनल। हमने क्या ड्रॉ किया, मतलब ड्राइव कैसे किया, थ्रू द टनल, टनल के थ्रू। तो टनल है, टनल के अंदर से घुस के वो ड्राइव करके गए, तो ये क्या था, पूरा सराउंडिंग था और वहां से निकल कर वो गए, तो थ्रू लगाएंगे। दे केम थ्रू अ फॉरेस्ट, वो कैसे आए, फॉरेस्ट के थ्रू आए। तो यहां पर फॉरेस्ट था, जंगल से गुजर कर आए, तो जंगल था, जंगल से गुजरते हुए फिर वो आए। अब यहाँ पे क्या ऐसा नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं, यहाँ किसी चीज से गुजरते हुए, किसी चीज से निकलते हुए आ रहे हैं, तब हम थ्रू यूज करते हैं। ही केम थ्रू अ वेडिंग गेट, वो कहाँ से आए, वेडिंग गेट के थ्रू आए, मतलब वहां से वो गुजरते हुए आए, तब हम थ्रू को यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो थ्रू हम कैसे यूज करते हैं, जब हम किसी चीज से गुजर कर निकलते हैं, किसी चीज को अंदर से पार करते हुए निकलते हैं, तब हम यूज करते हैं थ्रू। ओके, चलिए एक और बच्चे का कमेंट देखा था मैंने फॉर और ड्यूरिंग के रिलेटेड। वो कह रहे थे कि फॉर और ड्यूरिंग में मुझे कंफ्यूजन होता है। तो देखो बेटा, फॉर और ड्यूरिंग कैसे यूज करना है। फॉर हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं टाइम की, और टाइम हमको पता नहीं होता है कि कितना टाइम, बस टाइम पता होता है। जैसे उसने बोल दिया हाफ एन आवर, 2 मिनट्स, या फिर बोल दिया 15 मिनट्स, 1 आवर, कोई भी एक डे बोल दिया 1 डे। तो जब आपको ऐसे किसी चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ समय दे रखा है, सिर्फ समय दे रखा है, तब हम फॉर को यूज करते हैं। जबकि ड्यूरिंग को हम कब यूज करते हैं कि कोई चीज, कोई टाइम था और उस टाइम में कोई दूसरा काम हो रहा है और उस काम का हमको टाइम भी नहीं दे रखा कि कितने घंटे के लिए। जैसे हमने सेंटेंस देखा था कि वो मूवी के दौरान सो गया, तो अब मूवी चल रही थी, एक काम चल रहा था, उसी के दौरान वो सो भी गया। अब वो कितना सोया वो नहीं दिया ना टाइम, उसने पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया कि हाफ एन आवर या फिर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, वो नहीं दिया। तो फॉर में आपको वो टाइम मिलता है, भले ही वो फिक्स नहीं हो, लेकिन ड्यूरिंग में वो टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए फॉर और ड्यूरिंग को ऐसे यूज किया जाता है। और ड्यूरिंग में हमेशा ही ध्यान रखना कि कोई एक मेन काम हो रहा होगा, उसके बीच में कोई काम हो गया, तब हम ड्यूरिंग को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय और विथ, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हर बार आपका एक क्वेश्चन तो यहां से बनता ही बनता है, तो उसको देख लेते हैं। क्या है बाय एंड विथ। तो बाय का यूज किस सेंस में किया जाता है, विथ का कैसे यूज किया जाता है, दोनों में कंपैरिजन जो है मैंने दे दिया है। फर्स्ट क्या दे रखा है, बाय, इट एक्सप्लेन्स समवन्स एक्शन और हु परफॉर्म द एक्शन। ये एक्सप्लेन करता है कैसे, किसी के एक्शन को बताता है कि कैसे काम किया गया है। जैसे आप देखते हो अपने पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बाय क्या करता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको एज अ एजेंट बताता है कि ये काम इसके द्वारा किया गया है। तो समवन्स एक्शन को बताने के लिए, एंड हु परफॉर्म द एक्शन, एक्शन किसने परफॉर्म किया है उसको बताने के लिए हम बाय को यूज करते हैं। जबकि विथ को हम कैसे यूज करते हैं, इट एक्सप्लेन्स व्हाट वाज यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन। जबकि विथ को हम यूज करते हैं किस सेंस में, कि जो परफॉर्म किया गया है उसके लिए क्या क्या चीज यूज हुई है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किस चीज के साथ यूज हुआ है, उसके सेंस में हम किसको यूज करते हैं, विथ को यूज करते हैं। व्हाट वाज यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन, कि क्या यूज किया गया है एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस सेंस में हम विथ को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बाय, जो है वो इंडिकेट करता है किसी पर्सन को। जैसे हम देखते हैं कि हम बाय करके लिखते हैं बाय हर, बाय हिम, तो हम हमेशा कैसे करते हैं, एक पर्सन को दिखाते हुए यूज करते हैं। बाय इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट के रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड हम बाय को यूज करते हैं। किसी एनिमल के लिए हम बाय को यूज करते हैं, और कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए भी हम किसको यूज करते हैं, बाय को यूज करते हैं। और विथ जो है वो हम किस किस के साथ यूज करते हैं, विथ हम यूज करते हैं किसी इंग्रेडिएंट के साथ, यानी किसी सामग्री के साथ यूज करते हैं। कोई अगर टूल होता है ना, टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई टूल होता है, जैसे आप नाइफ बोल रहे हो तो वो एक टूल है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर वो भी क्या है, एक टूल है। तो जब हम किसी टूल की बात करते हैं, पेन ये भी क्या है, एक टूल है। तो जब हम किसी टूल की बात करते हैं, यानी किसी चीज से हम कोई चीज यूज करते हुए लिखते हैं वहां पर, या कोई भी चीज यूज करते हैं अपने काम के लिए, तो वो टूल होता है। तो टूल से रिलेटेड, और बॉडी ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो भी आपकी बॉडी का पार्ट है उन सभी के साथ हम किसको यूज करते हैं, विथ को यूज करते हैं। ठीक है, बाय हम पर्सन, एनिमल्स, इन सब की चीजों के लिए यूज करते हैं, जबकि हम विथ किसके लिए यूज करते हैं, किसी टूल, किसी इंग्रेडिएंट या किसी बॉडी पार्ट के लिए यूज करते हैं। इट फॉलोड बाय अ वर्ब, ये बाय जो है वो किसको फॉलो करता है, वर्ब को फॉलो करता है। ठीक है, कि काम किसके द्वारा हुआ है, बाय इस सेंस में यूज किया जाता है। और विथ जो है वो किसके साथ यूज किया जाता है, नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो जब आप कभी बाय को यूज करेंगे और विथ को यूज करेंगे तो आप वहां पे डिफरेंस देखेंगे कि हम बाय जो है वो वर्ब के लिए बताता है, वर्ब को फॉलो करता है, और जो विथ है वो किसको फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है। अब इसके एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द लेटर वॉज रिटन विथ बॉल पेन। लेटर जो है वो लिखा गया किससे, बॉल पेन से। अब यहां पर बॉल पेन कौन है, हमारा टूल है। नाइफ अगर आ जाएगा तो नाइफ भी क्या हो जाएगा, हमारा टूल। और ऐसी कोई भी चीज जिससे आप अपना काम कर रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेके यूज कर रहे हो, उन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं।
तो द लेटर वॉज रिटन विथ बॉल पेन, और यहां हमने विथ को लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द लेटर वॉज रिटन बाय सीमा। लेटर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सीमा के द्वारा लिखा गया। सीमा कौन है? एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए फॉलो करते हैं हम किसको? बाय को। तो विथ यूज करते हैं हम टूल के लिए, और बाय को यूज करते हैं हम किसी पर्सन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई मेड दिस केक विथ द ओवन। मैंने ये केक जो बनाया वो किससे बनाया? ओवन में बनाया। तो यहां पर ओवन क्या है? मेरा एक टूल है जिससे मेरा काम हुआ है, इसलिए हमने किसको लगाया? विथ को लगाया। ठीक है, तो विथ और बाय के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी मैं कैसे यूज करूं, जब मैं किसी टूल से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा है, कोई ऐसी चीज है जिससे मैं अपना काम कर रहा हूं, तब हम किसको यूज करते हैं? विथ को यूज करते हैं। और बाय हम किस सेंस में यूज करते हैं? जब हम बताते हैं किसी का काम जो है वो किसी पर्सन से होता है, तब हम बाय को यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, अब इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब फटाफट से एक एक्सरसाइज करते हैं और इस चैप्टर को आज यहीं पर ही क्लोज करते हैं। क्या समझे हम? कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो हमें बताती हैं किन्हीं दो चीजों के बीच की पोजीशन की वो कैसे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, बगल में हैं, दूर है, किस तरह से हैं, अंदर है, बाहर हैं। तो जब हम इस तरह से यूज करते हुए अपनी चीजों को बताते हैं, और हम तब किसको यूज करते हैं? प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है यहाँ पर। द लायन वॉज किल्ड डैश द हंटर डैश अ सॉर्ड। यहां पर आपको यह समझना है कि लायन जो है मारा गया था, किससे? हंटर द्वारा। और किससे मारा गया? सॉर्ड से मारा गया। तो लायन को मारा गया किसने भाई? हंटर ने मारा। तो हंटर कौन है? एक पर्सन है। तो पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। किससे मारा? सॉर्ड से मारा। तो यहां पर हम किसको यूज करेंगे? विथ को यूज करेंगे। तो विथ आ जाएगा यहां पर, और किसने मारा? हंटर ने मारा, तो यहां लगा देंगे बाय। क्लियर? तो जब हम किसका यूज कर रहे हैं? किसी टूल का यूज कर रहे हैं, तो विथ लगाया। किसी पर्सन के द्वारा कोई काम हुआ है तो उसके लिए बाय लगाया। इस टाइप के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है इस टाइप का। नेक्स्ट है, फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश 4 सन्स। कितने सन हैं? 4 हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? बिटवीन, अमंग, ऑफ एंड इन। ऑफ और इन का तो कुछ सेंस दिख ही नहीं रहा है। कोई चीज डिवाइड हो रही है, कोई चीज बट रही है, और यहां पर हमको बिटवीन और अमंग दिख रहा है। तो बिटवीन किसके लिए यूज करते हैं? 2 के बीच में, और अमंग 2 से ज्यादा के बीच में। तो बच्चे इनके कितने हैं भाई? 2 हैं। तो इसके सेंस में हम क्या यूज करेंगे? अमंग को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यही सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता, कैसे होता? फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी रोहन एंड सोहन। तो यहां लिखते बिटवीन, कि 2 लोगों के बीच में बट रही है, तब हम बिटवीन लगाते हैं। लेकिन यहां 4 बच्चों की बात हो रही है, तो 2 से ज्यादा के लिए हम अमंग लगाते हैं। नेक्स्ट आता है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1985। वो रह रहे हैं कब से? इस हाउस में 1985 से। तो यहां पर हम फॉर को यूज करें, सिंस को यूज करें, इन को यूज करें, या ऑन को यूज करें। रहने के संबंध में है, यानी टाइम के संबंध में है, तो टाइम से रिलेटेड ऑन तो आएगा नहीं, क्योंकि हम इसको कब यूज करते हैं? डे और डेट्स के लिए यूज करते हैं। इसका पता कट। नेक्स्ट है, फॉर, सिंस एंड इन। इन और सिंस में हमको लग रहा है कि कुछ हो सकता है, बिकॉज फॉर तो हम कब यूज करते हैं? फॉर हम यूज करते हैं जब हमको सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा होता है। तो ये भी हट गया। सिंस और इन में से कौन सा लगेगा? तो आप देखो कि यहाँ पे इन 19, मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो इस मतलब इस सन में यहाँ है। ये बोला जा रहा है कि तब से रह रहा है। जब हम इस तरह से किसी चीज की स्टार्ट होने से लेके अब तक की बात कर रहे हैं, तब हम सिंस को यूज करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? सिंस यूज किया जाएगा। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985, की वो 1985 से इस हाउस में रह रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई शैल रिटर्न डैश अ मंथ। अब यहां पे दे रखा है रिटर्न करूंगा अ मंथ, तो इन आएगा, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, या फॉर आएगा? अब देखो, ऑन तो नहीं आएगा क्योंकि डे एंड डेट्स के लिए यूज करते हैं, और यहां पे टाइम दे रखा है अ मंथ। आई शैल रिटर्न इन अ मंथ, एक मंथ में,
तो इन भी नहीं लग रहा है, लेकिन लग सकता है क्या, फॉर, कि आई शेल रिटर्न फॉर अ मंथ, कि मैं एक मंथ के लिए आऊंगा। वो कौन सा मंथ है हमें नहीं पता, एक महीने के लिए आएंगे, तो यहां से हम फॉर को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है द रामायणा इज लाइंग डैश द टेबल। रामायणा जो है वो कहाँ रखी हुई है, रामायणा जो है वो रखी हुई है टेबल पर। तो इन टेबल के अंदर ऐसे घुसी भी तो नहीं है, सरफेस में कवर नहीं कर रखा है। ऑफ भी नहीं लगाएंगे। ऑन और फॉर में से ऑन लगेगा क्योंकि वो टेबल पर ऐसे बुक रखी हुई है, तो यहां से ऑन द टेबल हो जाएगा कि सरफेस को टच करते हुए कोई बात की जा रही है। नेक्स्ट लास्ट है वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश 5 PM टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हम गलती करते हैं। वी शैल फिनिश दिस वर्क, मुझे ये वर्क जो है वो फिनिश करना है 5 PM टुडे, आज के 5 बजे तक। तो यहां इन लगाएं, बाय लगाएं, ऑन लगाएं या एट लगाएं, टाइम के रिलेटेड है तो ऑन तो आएगा नहीं। इन हम ईयर्स और मंथ्स के लिए यूज करते हैं तो इन भी नहीं आएगा। फंसेंगे कहां हम, बाय और एट में। तो एट भी यूज किया जाता है क्योंकि हम तब भी हम किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। और बाय भी यूज कर सकते थे, बट यहां क्या यूज सही होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत कम बच्चे बताते हैं, लेकिन बताना जिस जिसको पता है, यहां पर ही वीडियो पॉज करके खुद का आंसर लिखना, फिर क्रॉस चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। तो यहां पर हम यूज करेंगे बाय, क्योंकि जब हम किसी की एंड बोलते हैं, जब हम किसी का एंडिंग बताते हैं, तब हम किसको यूज करते हैं, बाय को यूज करते हैं। और इस सेंस में हम यहां क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको कोई चीज डेडलाइन से रिलेटेड हो कि ये चीज इस दिन तक करनी है, तब हम बाय को यूज करेंगे, ना कि एट को यूज करेंगे, क्योंकि एट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, लेकिन बाय हमको क्या सेंस देता है कि इस दिन तक ये काम हो जाना चाहिए, उस सेंस में बोलना है, तो बाय यूज करना है। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है, और प्रेपोजिशन जो है वो टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंजंक्शन, और ट्राई करेंगे कि इंटरजेक्शन जो है वो भी हम इसी टॉपिक में कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।